जल्दी आओ बच्चे, प्लीज जल्दी आइए। एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, वही जो कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। नंबर टू, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह भी बताई थी क्यों, बिकॉज यस, ये प्रिसाइज वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिखनी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैंने बार बार कहा था कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या कोई ऐसा इररेलेवेंट वर्ड नहीं लिखना, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ फ्रैक्शंस need a lot of energy to overcome. Okay, hence high melting point. Number three, अब ये सबसे tricky point है कि ionic compounds do not conduct electricity in solid state। अब ये सबसे ज्यादा पूछते हैं एग्जामिनर जी, क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है ये तो आयन से बने हैं, तो इनकी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, लेकिन फिर इसके साथ रीजन भी देनी होगी, व्हाई, एज आयंस आर फिक्स्ड at their positions due to formation of giant ionic lattice। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि आयंस मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता होता हूं कि आप समझें कि जो जाइंट आयनिक लैटिस है ना, वो एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह है जिसमें ब्रिक्स हैं। तो ब्रिक्स समझे वो आयंस है। तो जब वॉल बन जाती है तो ब्रिक्स कैन नॉट मूव बिकॉज दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। तो जब जाइंट आयनिक लैटिस होती है तो उसमें ब्रिक्स तो होती हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट देना बहुत जरूरी है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करना है, आपने प्रिसाइजली आयंस का जिक्र करना है कि आयंस फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस ड्यू टू जाइंट आयनिक लैटिस कैन नॉट मूव। ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आयंस कैन नॉट मूव, नॉट फ्री, नॉट डीलोकलाइज, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बात याद रखनी है, आयंस इलेक्ट्रॉन्स का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। सो प्लीज माइंड दिस डिफरेंस। बच्चे ये सारे मार्क्स खो देते हैं बिकॉज वो कभी इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे होते हैं, कभी क्या लिख रहे होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड का कहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो आपने प्रिसाइजली कहना है कि अच्छा सॉलिड है, आयंस क्योंकि मूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लैटिस, दैट्स व्हाई डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यही आयनिक कंपाउंड लिखिए जरा अगले पार्ट में, बट डज कंडक्ट, और इसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वर्ड भी यूज रख करना है, इसको अंडरलाइन कर लें, और बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट। सारी केमिस्ट्री बच्चों इन्हीं, जो मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आपको बस ये मेन पॉइंट्स आने चाहिए, एग्जामिनर्स आर हैप्पी विद दिस। आप आगे पीछे की बात लिख दें, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। सो बिकम्स, सो आपने क्या कहना, डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट। कब? इन एक्वियस, एक्वियस का मतलब पता है ना, डिजॉल्व इन वाटर और मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब जब आप इसको मेल्ट कर लेते हैं। रीजन भी आपने बतानी है, व्हाई, एज जाइंट आयोनिक लैटिस, मैंने जी आई एल लिखा, पूरा वर्ड लिखेंगे, एज जाइंट आयोनिक लैटिस और आयोनिक लैटिस ब्रेक्स when ionic compound melts
or dissolved in water. Ions become free. ओके, आयंस फ्री हो जाते हैं. ये वर्ड लिखना है, आयंस बिकम फ्री, hence conduct electricity. सो ये बेसिक पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करना है आपने हमेशा बच्चों. इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ कोई जिक्र नहीं करना, वो मेटल्स के साथ बताऊंगा. जब भी आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात आएगी आप कहेंगे फ्री आयंस, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग आयंस. ठीक है, और जब वो कहेगा नहीं कंडक्ट कर रहा तो आप कहेंगे नॉट मूविंग आयंस, डिसॉल्व्स इन वाटर है. ये बच्चे से पूछें कौन सा वर्ड नहीं समझ आ रहा. मेल्ट्स है, आयनिक कंपाउंड मेल्ट्स और डिसॉल्व्स इन वाटर. तो इधर देखो, अगर ये सोडियम क्लोराइड है बच्चों, तो आप कहते हैं जी ये इस तरह होता है, इस तरह लैटिस होती है ना ये. जब आप इसको मेल्ट करते हैं, जैसे आपको पता है बहुत हाई, अभी मैंने बोला है 801 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है. तो यही सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में होता है वो बन जाता है लिक्विड स्टेट में. फिर क्या होता है, फिर आप कहते हैं लैटिस ब्रेक्स, आयंस फ्री. आयंस फ्री होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इसी को अगर आप मेल्ट ना करें, हीट ना करें 801 पे, जस्ट डिजोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, तब भी लैटिस टूट जाती है. उसे कहते हैं NaCl एक्वस. ये तो भी आप कहते हैं क्या होगा, तो भी लैटिस ब्रेक्स, आयंस फ्री. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है. और जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इन्हें कंडक्टर नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं, दोनों केसेस में वी कॉल देम इलेक्ट्रोलाइट. तो जब भी वर्ड इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द आयंस, ये प्रिसाइज वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर चाहते हैं, वही आपने बोलने हैं. ठीक है. सो कोई आपने इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं करना, कोई कंडक्टिविटी का जिक्र नहीं करना, आपने सीधा सीधा बोलना है ये कंडक्टर नहीं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं या जब आप उसको मेल्ट करके लिक्विड सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. क्यों बन जाता है, बिकॉज आयंस फ्री हो जाते हैं. पहले क्यों नहीं था, आप कहते हैं आयंस तो थे पहले भी, आप कहते हैं वो एक वॉल में जैसे ब्रिक्स सीमेंट हुई होती है इसी तरह वो सीमेंट हुए हुए थे. राइट, सीमेंट ने उनको पकड़ा हुआ था आयनिक लैटिस की फॉर्म में, तो इसलिए वो नहीं कर सकते थे. राइट. सो आखिरी पॉइंट इसका नंबर 4, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल. मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल ऑफ देम, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, आर वाटर सॉल्युबल. ज्यादातर पानी में डिसॉल्व होंगे, मोस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट. इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द आयोनिक बॉन्ड. मैं इसके क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहा, अभी मैं पहले कोवलेंट शुरू कराऊंगा फिर क्वेश्चंस दोनों के इकट्ठे करेंगे. इधर देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो केमिकल बॉन्ड है उसकी दो टाइप्स, तीन टाइप्स होती हैं. पहला है आयोनिक बॉन्ड, मैं जस्ट एक क्विक समरी देने लगा हूं. दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा है मेटालिक बॉन्ड. अभी हमने ये पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम मेटल और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल. कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. तीसरा,
आप कहते हैं जब ये बनता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, आप कहते हैं जाइंट आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। फिर कहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आप कहते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर, सॉलिड स्टेट, कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, इन एक्वियस और मोल्टन स्टेट। ये अब सारी कहानी है बच्चों अभी तक जो इसके बारे में मैंने बताई है। ठीक है। और इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ लिख लें डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन भी किया है। और एक और चीज जो हमने बताई है इसमें, जब जाइंट आयनिक लैटिस बनती है तो आपको याद है दो तरह की लैटिसेस, हमने दो कंपाउंड की लैटिस बनाई है और दोनों क्यूबिकल थी, दोनों क्यूब्स थे। कौन कौन सी दोनों? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि दोनों ही क्यूबिक थी। ठीक है। सो ये सारा अभी तक का जो इसका शॉर्टकट अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो ये चीज थी। राइट। अब जरा आ जाते हैं इसी के कंपैरिजन के साथ। ठीक है। वो कहता है अच्छा ठीक है, आयनिक बॉन्ड हमें समझ आ गई कि एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी, यहाँ एक और चीज, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? जब ये डॉट एंड क्रॉस बनती है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमेशा ये वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। हर एक के लिए ना अलग अलग है। अभी जब कोवलेंट बॉन्ड करेंगे उस फोर्सेस का अलग नाम है, आयनिक बॉन्ड में सिर्फ ये फोर्सेस का वर्ड यूज करना है। राइट। अब इसी चीज में आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब इसी की जो दूसरी टाइप है, इधर देखिए, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कब बनेगा? कोई बच्चा गेस कर सकता है कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? अगर इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, एक मेटल नॉन मेटल के बीच बना था, अगर दो एटम्स, या चले आप हेडिंग दें, मैं बताता हूं क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। हेडिंग दें, कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखो बच्चों, लिखना छोड़ने इधर देखें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्लोरीन गैस, लिखना छोड़िए प्लीज। क्लोरीन गैस होता है Cl2। देखिए, look at this. What's wrong with this?
Just 1 minute, Bachu. I think something wrong with the iPad. Let me fix it. Just 1 minute. Just give me 1 minute, please. I'm sharing my screen again. Why is it crashing again and again? ओके, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? जरा किसी को है आइडिया, बताइए। किन दो के बीच बनेगा और कैसे बनेगा? दोनों दोनों क्वेश्चंस आंसर करने हैं आपने। Sir, जी। covalent bond occurs between two or more non-metals, ओके, and secondly, the covalent bond occurs like electrons are shared between atoms. कोई वहां से बताए जी जो फेस टू फेस है। ये कह रहे हैं कि अगर तो एक मेटल एक नॉन मेटल आएगा तो फिर तो वो ट्रांसफर करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर दोनों नॉन मेटल होंगी तो फिर वो शेयर करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ, व्हाट इज द ट्रांसफर एंड व्हाट इज द शेयरिंग। कॉमन लाइफ से आपको मिसाल देता हूँ। देखिए फर्क ये है, अब सुनिए कि मेरे पास ये एक पेन है, राइट। आई हैव टू राइट ऑन माई आईपैड विद दिस पेन। मैं आपसे ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। इफ समबडी, any one of you needs an Apple pen to write on the iPad, I can't transfer it. On the other hand, I also need a pen, the ink pen, to write on my notebook. ठीक है? So what we can do, अब सुनिएगा, हम कहते हैं कि लेट से, मैं दुरैद की एग्जांपल ले लेता हूँ। दुरैद के पास इंक पेन है, मेरे पास एप्पल पेन है। Me and Dured are not in a situation to transfer these pens to each other because he needs his ink pen, I need my Apple pen. So what we can do, we can just make a pair and put it at the center. दुरैद ने अपना इंक पेन दिया, मैंने अपना एप्पल पेन दिया, हमने यहाँ सेंटर में रख दिया दो पेन। Now this pair belongs to both of us. हम दोनों का है ये, ठीक है। The pair in which one apple pen and the one ink pen, this is a pair now. One pair belongs to both of us. जब मुझे इंक पेन चाहिए मैं वहां से इंक उठा लूंगा, मुझे एप्पल पेन चाहिए मैं एप्पल उठा लूंगा। सेम गोज विद दुरैद, उसको इंक चाहिए वो इंक उठा लेगा, एप्पल चाहिए तो। So now the pair that has been shared between us belongs to both of us. This type of sharing, this type of relationship in which the electron pair is being shared is known as covalent bond. राइट। ट्रांसफर क्या था कि मैंने अपना दे दिया पैनी दुरैद को, ठीक है, वो ट्रांसफर था। शेयरिंग क्या है? जब आप देते नहीं है, सेंटर में रख देते हैं कि दोनों यूज करेंगे, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, और ये कब होता है? जब ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, राइट। इन दिस केस द ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई द एटम हैज टू डू दिस, राइट। अब इसमें ट्रांसफर क्योंकि मुमकिन ही नहीं है, आप कह रहे हैं क्यों ऐसा करते हैं, वो कहते हैं ट्रांसफर मुमकिन नहीं है उनके लिए, दे कांट डू इट, दैट्स व्हाई दे हैव टू डू लाइक दिस, राइट। अब फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। क्लोरीन की आप जरा देखें, आपको दे रहा हूं, Cl2 का लिखें जरा बच्चों।
Cl2 क्लोरीन, दो क्लोरीन के एटम्स ड्रॉ करें अपने पास. प्लीज ड्रॉ द टू एटम्स ऑफ क्लोरीन. Please draw the two atoms of chlorine. Sir, the whole structure or just the valence shell? No, just valence shell. The two atoms of chlorine with valence shell only. Separate different share then. No sharing. Just draw the two atoms of chlorine independently. Just draw the two atoms of chlorine independently. Then I'll ask the question. बना दिया बच्चों? देखिए जरा फॉर एग्जाम्पल. I'm sharing my screen. Just give me a minute. कौन वॉलंटियर करे जी कोई एक? कैसे बनाएंगे, कैसे बनाया? एनीवन? एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास? क्या प्रॉब्लम है अगर मैं इसको ये ट्रांसफर कर दूं इलेक्ट्रॉन? व्हाट्स रॉन्ग? क्लोरीन क्रॉस वाला स्टेबल हो जाएगा लेकिन दूसरा फिर अभी भी अनस्टेबल. यस, आप कह रहे हैं जी इसमें बहुत प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके स्टेबल हो जाएगा, इसके 8 हो जाएंगे, बट इसके पास तो 6 हो जाएंगे ना, तो ये तो स्टेबलाइज नहीं होगा. तो ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल. सो इन दिस केस आई होप यू अंडरस्टूड कि ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं होती, कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते. सो इन दिस केस व्हाट इज द सिचुएशन? अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे तो व्हाट दे कैन डू? आप कह रहे हैं जो उनके पास ऑप्शन है, दे कैन शेयर इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर. कैसे शेयर करेंगे इधर देखें. आप कह रहे हैं जी ये एक क्लोरीन, आप देखिए जरा, अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट. ये एक क्लोरीन है लेट्स से. अब ये सुनना गौर से बच्चों. अब इसमें किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं. आपने कहा ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, मैंने दोनों को जोड़ दिया, 1 1. अब सुनना जरा, इसके अपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7. 6 मैंने इसके बाहर लिखे, 7th इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बीच में लिख दिया कि नाउ दिस बिलोंग्स टू द पेयर. अब ये पेयर को चला गया. इसी तरह इस क्लोरीन के अपने 6 आउटसाइड लिखे मैंने और एक यहां बीच में लिख दिया कि नाउ दिस इज द पेयर दैट बिलोंग्स टू बोथ ऑफ देम.
सो इस तरह आपको डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करनी होती है। डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करने का भी असूल है, अगर आप इस तरह ड्रॉ करेंगे, और इसमें आपको दो चीजें क्लियर करनी है कि आपको जो मार्क्स मिलते हैं एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी इसका एक मार्क मिलेगा, इसका, और ये इलेक्ट्रॉन दिखाने के एक मार्क मिलेगा कि बाकी कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और इसमें एक और चीज करनी है कि जब दो क्लोरीन एटम्स के बीच बॉन्ड बनेगा तो आपने इसको एक यूं लाइन से दिखाना होगा, राइट। कुछ बच्चे इसको यूं भी दिखा देते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, वो ऐसे बना देते हैं। इधर देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये 7, और 1 2 3 4 5 6, और ये 7, तो ये शेयर्ड हो गया बीच में। तो आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप इस तरह दिखा दें कि जितने शेयर हो रहे हैं उसको वो जो बीच में ओवरलैप्ड एरिया है ना उसमें दिखा दें, राइट। और दिस इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कैसे बना? ये एक शेयरिंग से बना, और इसको एक लाइन से भी दिखाते हैं। तो आइंदा से जब भी दो एटम्स के बीच लाइन लगी होगी तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि दिस लाइन इंडिकेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, राइट। अब इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा ऑक्सीजन ड्रॉ करें, प्लीज जल्दी से ड्रॉ द ऑक्सीजन एटम्स। कैन यू ड्रॉ ऑक्सीजन एटम्स? प्लीज ड्रॉ द ऑक्सीजन एटम्स। सिर्फ वैलेंस शेल के साथ। ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6 बच्चों। दोनों नॉन मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सर इसके अंदर डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, तो उसको तो एक शेयर करने से बात नहीं बनेगी। एक शेयर करेगा तो जो पेयर्ड है उसके साथ 7 हो जाएंगे। आप कहते हैं जी जितने कम होंगे उतने ही शेयर करने पड़ेंगे। अगर 6 है तो इट नीड्स 2, तो ये 2 शेयर करेगा। सो इधर देखो फिर इसमें कैसे बनाना है। इधर देखें बच्चों, ये मैंने दूसरा ऑक्सीजन बनाया। अब ये सुनिए गौर से, तो मुझे ये समझ आ गई कि 2 शेयर होने हैं, तो मैंने यहां से 2 मिटाने हैं और इन 2 को यहां बीच में लिख देना है। और इसी तरह अगर इसके क्रॉस हैं तो 4 क्रॉसेस आउटसाइड हो गए, and then there is a one cross here and one cross here, ये और ये। तो ये O, और अगर 2 पेयर शेयर हो रहे हैं तो 2 लाइनों से दिखाना है, और इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, नाइट्रोजन N2, इसमें दिखाना है बच्चों। नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच अगर बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा? कोवेलेंट, क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं। सर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बने। यस, ट्रिपल होगा। कैसे? हाउ डू यू नो दिस? सर क्योंकि ये इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। यस, आप कह रहे हैं जी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 वाले को अगर एक शेयर कर लेगा तो 6 हो जाएंगे, 2 शेयर कर लेगा तो 7 हो जाएंगे, 3 शेयर करेगा तो 8 होंगे। यानी जितने कम होते हैं उतने ही शेयर करने हैं उसने। दैट्स द पॉइंट। तो आप कहते हैं फिर तो बाकी सारी कहानी तो सिंपल है। ये देखें, दोनों नाइट्रोजन को इस तरह लिखें, जो ओवरलैप्ड एरिया है उसके अंदर एक डॉट एक क्रॉस एक पेयर हो गया, एक डॉट एक क्रॉस दूसरा पेयर हो गया, एक डॉट एक क्रॉस तीसरा पेयर हो गया। ओके, इधर देखो बच्चों, अगर 3 शेयर हो गए तो ये जरूरी है कि आप केयरफुली ड्रॉ करें पीछे कितने रह गए। पीछे सिर्फ 2 रह गए। और इधर से भी अगर 3 शेयर हो गए तो पीछे कितने रह गए? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। और दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में आपने ट्रिपल लाइन लगानी होगी, बिकॉज दिस शोज अ ट्रिपल कोवेलेंट
bond. The bond which is formed by sharing of electrons between non-metals. It may be single covalent bond when one electron pair shared, may be a double covalent bond, two electron pair shared, and triple covalent bond when three paired are shared. Okay. इसमें लिखेंगे टू इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, यहाँ पे रुक जाते हैं, इसकी और एग्जांपल्स विल कंटिन्यू, लेकिन जो आपको होमवर्क है बच्चों वो आपको पता है क्या है, दो वर्कशीट्स हैं जो आपको होमवर्क में करनी है. ओके, सो इसकी और एग्जांपल्स थोड़ी मल्टी मॉलिक्यूल्स हैं.